बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। फैसले की आमद और फैसला महफूज कर लिया गया। अब मैं अपने मेहमानान गिरामी से आज ये ज़रूर पूछूंगा, क्या फैसला आने से पहले डेट अनाउंस कर दी जाएगी कुछ दिन की कि जी फ़लाँ दिन फैसला आ रहा है, या फिर यकदम जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी दिन अगले दिन ऐलान कर दे कि कल फैसला आ रहा है, इस तरह होगा। ज़्यादा बातें हम जितनी भी कर लें कि जी क्या होने जा रहा है या क्या होगा, फैसला अब चूंकि जजेस ने महफूज कर लिया है, जहन बन चुके हैं और जो सफाई देने वाले थे वो अपनी सफाई दे चुके, जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो इल्ज़ाम लगा चुके। किस हद तक सफाई जो है वो मानी गई, किस हद तक शहादतें स्ट्रॉन्ग थी जो तस्लीम हुई, इस पे आज मैं बात करूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई उसमें शेख रशीद साहब हों या दीगर वकला हों, शेख रशीद साहब कहते हैं मैं एज अ वकील जो है एज अ कानूनदान केस लड़ा है, और क्या वो इस तरह कोई क्लाइंट जो है या कोई मुवक्किल जो है अगर उसको वकील ना मिले तो क्या वो खुद पेश हो सकता है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलाना होगा। क्योंकि वकला को भारी भारी फीसें देने की बजाय अगर ये रिवाज पड़ गया कि खुद ही जाके अपना केस आप लड़ सकें किसी लाइसेंस के बगैर, या लाइसेंस की जरूरत है या नहीं, ये मैं आज एक नया पहलू लेके आ रहा हूं। किसी ने इस पे बहस नहीं की, मैं जरूर आज इस पे बात करूंगा। और फिर बाहर आके अदालत से अपनी बातें बड़े चटखारेदार अंदाज में पेश करना और लोगों को इस तरह बताना जैसे किसी महफिल में बैठ के आए और आप ना कहें जी मैंने उसके साथ ये कर दिया, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, और फिर उसने मुझे ये कहा, फिर मैंने उसको ये कहा। इस तरह के शेख रशीद साहब कमेंट करते रहे और आखिरकार तो उन्होंने हद ही कर दी। जो आखिरी कमेंट था उनका, जो मैं रात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैंने तो जजेस से कह दिया कि अगर आप इनको नाअहल नहीं करते तो फिर इनको छोड़ दें आप। अब ये भी वो जजेस की सवाबदीद पे नहीं छोड़ने को तैयार। तो क्या दो किस्म के नैरेटिव चल रहे हैं? अक्सर मिसाली फैसले की बात होती है, मेरे कल के प्रोग्राम में भी जो है यही बात हो रही थी। अब मिसाली फैसला किसे कहेंगे, क्योंकि हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक अपने जहन के मुताबिक फैसला चाहता है, और फैसला वो होता है जो जस्टिस पे मबनी हो, किसी के जहन की निशानदेही ना करे। तो इन बातों पे मैं आज गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू मेरा पैनल जो है मैं तारफ करवाता चलूं। सीमा अनवार साहिबा सीनियर रहनुमा है, PTI से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ लाई। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आसिफ चीमा साहब, कानूनदान है, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं, सिविल सोसाइटी की जान भी हैं, कानूनदान भी हैं, बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सीमा अनवार साहिबा, मुझे ये बताइए कि मैं ये तो नहीं कहूँगा मिसाली फैसले पता नहीं कौन कौन से आए, जब भुट्टो फांसी लगे उस वक्त भी मिसाली फैसला था, परवेज मुशर्रफ यहाँ से चले गए वो भी मिसाली फैसला था। मिसाली होता क्या है? मैं कल से ये बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ज़रा बताएं मिसाली होगा क्या? देखिए, मिसाली तो ज़ाहिर बात है कि एक रोल मॉडल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको फॉलो करती है हमारी पब्लिक। तो जाहिर बात है कि एक जब प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी करप्शन में मुलविस होगा तो रोल मॉडल हमारे साथ ये कर रहा है तो बाकी पब्लिक क्या करेगी? एग्जाम्पल ये छोड़नी चाहिए कि अगर हम एक हाई लेवल के प्राइम मिनिस्टर को हम करप्शन के लिए पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा जाती ख्याल ये है कि नीचे वाला जो स्टाफ है वो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगा। और होगा क्या उससे कि वो भी थोड़ी बहुत एग्जैक्ट कम से कम करप्शन से बाज नहीं आएगा तो डर जरूर जाएगा कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आज कटहरे में खड़ा है तो कल को मेरी बारी भी आ सकती है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही हमारा एक अच्छा एक्ट हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और आपके सामने है PTI की डिमांड क्या थी। हम तो सिर्फ 4 हल्के से शुरू हुए थे। हमने ये कहा था शुरू में कि 4 हल्के खोल दिए जाएं, जो कि नहीं खोले गए, और हुआ क्या कि 4 नस्लें खोलनी पड़ी बाद में। बिल्कुल इसी तरह पहले हमने कहा जब आपका पैनामा केस में नाम आ चुका, जो कि PTI ने नहीं दिया, पैनामा की तरफ से हुआ है, हमारी क्या डिमांड थी कि आप पहले रिजाइन करें और फिर आप इस केस को फाइट करें, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है लेकिन रिजाइन के बाद, और अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो अपनी सीट पर वापस आ जाइए। उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और आज क्या हुआ कि आज मेरा ख्याल है मुल्क बदर ना सिर्फ वो बल्कि उनकी मेरा ख्याल 4-5 पुश्तें आगे पीछे की जो है वो इस नहज पे आके खड़ी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि मिसाली यही होना चाहिए कि माशरे का छोटे तबके से लेकर ऊंचे तबके तक अलर्ट हो जाए और उसको ये सबक मिल जाए कि आज के बाद करप्शन नहीं करनी है। आप इसाक डार को देख लीजिए, ये किस्सा बड़ा लंबा है,
इंशाल्लाह मैं अभी आपके उनके जरा पोल भी ठीक है। खोलती अच्छा हूं। आसिफ चीमा साहब, मुझे ये बताइए, बात वही उन्होंने की है कि जी मिसाली होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हर एक को खौफ आए कि मैं अगर करप्शन करूं तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो क्या एक ही शख्स को सजा देने के बाद ये मैसेज कन्वे होगा, या उन सब करप्ट लोगों को जब कटहरे में लाया जाएगा तो फिर मैसेज कन्वे होगा? क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि शुरू होना चाहिए किसी हवाले से, ठीक, जैसे शुरू हो चुका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से, और इसकी जो कंटिन्यूटी है, अगर ये एक दफ़ा हो जाता है कोई ऐसा फैसला आता है, उसके बाद जितने भी करप्ट लोग हैं, जैसे इनको चाहिए कि मिल के तमाम पार्टी जो हैं ये बैठें और इनके जो अच्छे लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस नहीं हैं वो इसमें बैठ के ये डिसाइड करें कि इस तरह तमाम लोगों का, उसमें कोई भी नहीं बचना चाहिए, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जर्नैल हो, जजेस हो, सबका होना चाहिए। क्योंकि जब एक करप्शन के ख़िलाफ़ काम होगा तो उसमें किसी को रियायत नहीं होनी चाहिए, तमाम लोग उसमें शामिल होने चाहिए और सबका एहतसाब होना चाहिए, ताकि पता चले जैसे ही ऊपर से एहतसाब शुरू होगा, आप देखना कि नीचे वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे। और सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, हर ब्यूरोक्रेट से हर एक का होना चाहिए। और साथ जैसे एनुअल रिपोर्ट आती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, उसमें बल्कि उनकी रिपोर्ट्स में पूछना चाहिए कि आपके बच्चे किधर पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें कौन देता है, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आउट ऑफ कंट्री पढ़ते हैं। ठीक। और कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि सारी पॉलिसी जो भी बनाते हैं वो ब्यूरोक्रेट बनाते हैं। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल जितने लीडर होते हैं, वो अपने ख़ास बंदों को अपने साथ लगाते हैं। वो मेरिट पे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं करते, मेरिट पे किसी बंदे को लगाते नहीं हैं। अब चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब उस आदमी को लगाएंगे जो उनका ख़ास आदमी है, दूसरे को वो लगाएंगे नहीं। आप सिंध की मिसाल आपके सामने KD ख्वाजा, उसको नहीं, वो पसंद नहीं करते, तो उसके तमाम अख्तियारात वापस लिए हुए हैं, सिर्फ वो कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं। इसी तरह होना चाहिए कि अगर मेरिट पे, हर जगह पे मेरिट पे आप अपॉइंटमेंट करेंगे, मेरिट पे लोगों को रखेंगे, मेरिट पे तमाम एजुकेशन जितने भी हैं इसमें भी दाखिले होंगे, तो पोजीशन ऑटोमेटिकली डिफरेंट होती जाएगी। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, मेरिट की बात करते हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान में कोई चीज़ मेरिट पे हुई है? वो ज़रा उसकी निशानदेही मुझे कर दें। ये आपका बड़ा अहम क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो अपनी बात ज़हन में बना के बैठा था मैं वो कह दूं। जी प्लीज। आज कुछ बदले से नज़र आते हैं मेरी सरकार, आज मुझे लगता है कुछ अब बदले नज़र आ रहे हैं हमने या तो ये शरारतन या आपको कुछ चीज़ों का यादा हो गया माशाल्लाह। ज़ारा वो तो मेरी आपकी डिस्कशन रहती है उसके मामले में। तो देखिए मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम करने वाला हूँ। आपने खुद कहा कि हम अब आज बदली ही बात करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। ठीक। ये एक सब्जेक्ट मैटर है, था और अभी होगा, तो मेरा ख्याल है कि रहेगा। मैं ये इखलाकियात के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये बात कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह में ना तो हमें अपनी लफ्ज़ डालने चाहिए, बिल्कुल, और ना ही उनके हाथों में अपनी कलम देने चाहिए। अब चूंकि तमाम शवाहिद उनके पास आ चुके हैं, महफूज हैं, वो देखेंगे, परखेंगे, शहादतें भी आ चुकी, सफाई भी और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख्वाहिशात पे नहीं, शवाहिद पर और जो एविडेंस उस पर फैसला देना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कहूँगा। नंबर 1, 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हुई। नंबर 1, इस सारे प्रोसेस में हमें ये पता चला कि हमारे इदारे कैसे अयां हुए, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, क्या वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। नंबर 2 कि हमारे कुछ इदारों ने अपने इदारों की खुद बेतौकीरी करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का। नंबर 3, कुछ इदारों को हमने खुद मुलायम किया, उनको मुलव्वस किया, उनको इन इशूज़ में जोड़ने की कोशिश की, उनका एहतसाब करने की कोशिश की, उन पर साजिशों के इल्ज़ाम लगाए। अब जो इदारे अयां हुए, बेनकाब हुए, उनमें FBR, उनमें FIA, उनमें SCCP और उनमें जो नैब के इदारे थे, जो अकाउंटेबिलिटी और जो प्रोसेस को लेकर चलते हैं, जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी और प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। नंबर 2, हमने दुनिया में कभी भी नहीं देखा कि जजेस के चेहरे चल रहे हों, उनके फोटो चल रहे हों, उनकी जो ऑब्जर्वेशन हो, उनको हर शख्स अपनी सोच में अदा कर रहा हो, या उनके अल्फाज को या मिसरिपोर्टिंग कर रहा हो, उनके लफ्जों को बेमानी तोकीरी कर रहा हो, अपने मानी पहना रहा हो,
तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर अपनी ये बेतौकीरी करवाई। अगर जानबूझकर नहीं करवाई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो हमारे एथिक्स हैं, जो कोड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी बिल्कुल इंप्लीमेंटेशन करवानी चाहिए थी, और जो कुछ ये जो बाहर अदालतें लगी इनको रोकनी चाहिए था। अब तीसरी जो बात मैं कह रहा हूँ, अच्छा सुने यहाँ पे एक और बात, जो इतनी खूबसूरत आपने बातें की हैं, मुझे यहाँ पे एक और बात, जिस तरह शेख रशीद साहब, कभी मैं किसी वकील को नाजरीन इस तरह नहीं देखा बात करते हुए। हामिद खान साहब इंतहाई जबरदस्त किस्म के वकील हैं, या आसमा जहांगीर हैं, अब्दुल्ला मलिक हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा केसेस लड़के आते हैं यहाँ पे। एक और दोस्त है मेरे, वो उनसे पूछे ना कि आज आपका केस कैसा रहा, वो कहते जी जबरदस्त दलाइल रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक दलाइल पे वो बात नहीं करते कि मैंने जज साहब को ये कहा, जज साहब ने मुझे ये कहा, मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जी मैंने भरपूर दलाइल दिए हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जज साहब इंप्रेस हुए हैं मेरे दलाइल से। ये बात होती जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए वकील शेख साहब ने एक एक बात की जी, मैं जज साहब नु है क्या, मैं जज साहब नु है क्या, मैं जज साहब वकील, जो वकील होते हैं अपनी दलील देते हैं, अपनी नजीर देते हैं, अपना केस अच्छे अंदाज में पेश करते हैं, वो कभी भी मेरिट और डीमेरिट्स पे फैसलों पे नहीं जाए। कोई अच्छा वकील दुनिया में फैसलों पे नहीं जाता। नंबर 2, अभी ठहर मेरी बात मुकम्मल हुई। नंबर 2, जजेस कभी नहीं बोलते। तारीख में, नजीर में हम कहते हैं कि जजेस के फैसले बोलते पूरी दुनिया में। अब तीसरी जो है बात मैं कर रहा था, इसमें वजीर आजम साहब ने अपने ओहदे की बेतौकीरी करवाई, तारीख में बेतौकीरी करवाई कि एक वजीर आजम, ये कोई मैं इनको इंसाफ के पहलू नहीं कहता, कभी दुनिया में एक वजीर आजम अपने मतहतों के सामने इस अंदाज में, इस बेतौकीरी के साथ, इस बेइज्जती के साथ कभी पेश नहीं होता। और फिर जो वजीर आजम के जो मशीर थे, नादान मशीर, उन्होंने जिस अंदाज में इदारों को लड़ाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेतौकीरी करने की कोशिश की, JIT को कसाई की दुकान का, तो मैं ये समझता हूं कि आज अगर चौधरी निसार साहब मेरी ही सोच के साथ अपने वजीर आजम से नाराज हैं तो बिल्कुल उनकी नाराजगी सही बनती है। ब्रेक का वक्त है जी, और मैं समझता हूं कि इंतहाई और इन्हीं बात की जरूरत है इस वक्त। मुझे बताएं, फैसला बोलता है, अब जुबान नहीं बोलती, कलम बोलता है। ये हमेशा याद रखनी होगी हमें बात, और इस तरह भी नहीं होता कि अदालत की बेतौकीरी की जाए, जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हो और जो वकील बन के बात कर रहा हो और वो कह रहा हो कि मैं टाला उन्होंने। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे थे, अब्दुल्ला मलिक साहब ने भरपूर मैं आखिरी जो बात, जो मैं एक मॉरल लेसन आपके प्रोग्राम की वजह से, आपके प्रोग्राम की वसातत से, कोहिनूर टेलीविजन के प्रोग्राम की वजह से कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि खुदा के लिए अगर आप समझते हैं कि इदारों का तकद्दस की पामाली ना हो, अगर आप समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ की और सुपरमेसी की अमलदरामद रहे, तो खुदा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन तक ये फैसला सुनाना है उस दिन तक कोई ऐसी बात ना कहें। मोरालिटी का तकाजा है, अपने फैसले सादर करने की कोशिश न करें, अपने फैसले ख्वाहिशात न ठोसे, शवाहिद पे बात करें। जी सीमा साहिबा, इंतहाई पॉजिटिव बात हो रही है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेना है कि जी वजीर आजम की नाअहली होनी है नहीं होनी, हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि जी मॉरली वजीर आजम को क्या करना चाहिए था, अपोजिशन को क्या करना चाहिए था, शेख रशीद साहब ने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, ये हम बात कर सकते हैं, उसी पे कर रहे हैं। शमसी साहब, ये टाइम गुजर चुका है इस तरह की बातें करने का, स्टेज बहुत आगे निकल चुकी है जी। बात ये है कि अभी इन्होंने कहा कि जी इदारों को मिलाएं, कौन कर रहा है इदारों को मिलाएं? किसने? वो निहाल हाशमी की आपने गुफ्तगू सुनी थी जो उसने कोर्ट के बाहर की थी, उसने किस तरह थ्रेट किया था? मैं कहती हूँ इस पूरी कौम ने JIT के मेंबर्स को सलाम पेश करती है, जिन्होंने इतने थ्रेट के बावजूद, इतनी रिजर्वेशन के बावजूद इतना जेन्युइन तरीके से प्रूफ इकट्ठे किए हैं। सलूट है उनको, सलाम है उनको। मेलाइन करने की कोशिश तो नून लीग ने की है, इनका तो वतीरा ही यही रहा है। आपको याद होगा पहले भी ये कोर्ट पर जिस तरह अटैक कर चुके। मैं आज आपको एक और भी बात बताऊं, आपको वो टाइम भी याद होगा जब यहाँ पर जस्टिस क्यूम साहब को ये बात की गई थी सैफुर रहमान की तरफ से फोन करके कि जी सजा 7 साल कीजिएगा, ये ना हो कि मियां साहब नाराज हो जाए। ये वर्ड्स आपको भी याद होंगे। ये टेलीफोन 7 साल के टेलीफोनिक रिकॉर्ड पर हैं। और ऐसा भी हुआ कि जिस वजीर आजम को आज एहतसाब के लिए अदालत में घसीटा जा रहा है या उसका एहतसाब किया जा रहा है,
वो भी नायल हुआ, उसके ऊपर भी इसी तरह केसेस हुए और तो ये मुशर्रफ साहब ने करवाए। ये आप मत भूलें। तो ये जब पॉलिटिकल लोग जो हैं, देखिए पीटीआई ने आज तक इस तरह की बात, हमने तो पहले दिन से कहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मंजूर है। ये पॉलिटिकल लोग आप हों या दीगर पॉलिटिकल लोग हों, आप मत भूलें एहतसाब सिर्फ आपका ही होना है इस मुल्क में। देखें शमसी साहब, हमने एहतसाब टीआरओ की बात हुई थी तो खान साहब ने ये बात पहले की थी कि ऐसे बनाइए जो मुझसे एहतसाब शुरू करें। जब ऑपरेशन क्लीनअप का ये था ज़ब का, तब भी हमने ये कहा था मेगा करप्शन स्कैंडल लेकिन आप अदालतों में तो पेश नहीं होते। हम पेश करते हैं, हम नहीं, आप शुरू पेश नहीं करें होते ना, इलेक्शन कमीशन में आप नहीं पेश हो रहे, आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आप नहीं पेश हो रहे, हमारे पास अभी टाइम है, चीफ जस्टिस साहब ने बुलवाया है वहां आप नहीं पेश हो रहे। शमसी साहब हमारे पास टाइम है क्योंकि डेट्स दी जाती हैं, टाइम हम पहले जेआईटी को मुकम्मल तौर पर इस तरफ हमारी तवज्जो है। हम चाहते ये हैं कि जब एक तरफ से क्लियर हो जाए डिसीजन तो तब हम दूसरी तरफ जो है वो टांगे। यानी आप चाह रहे हैं कि जो जिस पहलवान को आपने गिराना है पहले उसको गिरा लें, फिर कुल के एहतसाब करवाएं। भाई इस वक्त शमसी साहब आपको अच्छी तरह मालूम है कि नैब के चेयरमैन को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उनको यह कहा गया कि आप इस तरह मुलव्वस हैं, अगर आप ये 17 साल पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेते जो आज आपके थ्रू हुई है तो शायद ये इस नहज पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचती और इस तरह उनका वक्त जाया ना किया गया था, ना ही इतना पैसा खर्च किया होगा। तो कौम को बेवकूफ बनाया है, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। फिर मुझे कहने दीजिए, बिल्कुल आप उसी ट्रैक पे आ गई जो मैं मेरे ज़हन में जो बात है। आसिफ चीमा साहब, सीमा साहबा ने बड़ी समझ की बात की कि 18 साल पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाती बिल्कुल तो ये ना होता। तो 18 साल पहले जिस डिक्टेटर ने वो इन्वेस्टिगेशन रोक दी थी, जिसने उनको बाहर भेज दिया था, जिसने एनआरओ से भी आगे काम किया था, सजाएं माफ कर दी, फिर कसूरवार कौन हुआ? आसिफ चीमा साहब बताइए जरा। उसमें मेरा तो ख्याल है कि ये जो हमारी अदलिया होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। आप देखें जो केसेस थे जो अदलिया में पेंडिंग थे वो अडजर्न नहीं होने चाहिए थे, उनको हर सूरत प्रोसीड होना चाहिए था। उसको जो रोकना, क्योंकि नैब जो थी, नैब के पास ये पावर होती है कि वो एक एप्लीकेशन दे के किसी भी रेफरेंस को विड्रॉ भी कर सकती है, पेंडिंग भी करवा सकती है। और उसकी एप्लीकेशंस की बुनियाद पे ये रेफरेंस जितने भी थे इनके 28 केसेस थे इनके, मेरे जो इंफॉर्मेशन है जो मुख्तलिफ हवाले से ये पेंडिंग नहीं है। मैं आप एक बात करूंगी कि अगर हमारा केस प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का किया हुआ केस आज 1 साल ले गया तो आप सोचिए कि इस कौम के जो गरीब हैं, जो बेचारे कोर्ट्स में इनके केस पड़े, आप उनके साथ क्या असर करते हैं? ये बात अब बिल्कुल आपकी वजह है कि एक आम आदमी जो है उसको इंसाफ उस तरह जिस तरह मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इस मुल्क का बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसमें मैंने देखा है कि चीफ जस्टिस जो है वो कोशिश करते हैं, जितने भी आते हैं, मलिक मंजूर साहब थे, अब उन्होंने बड़ी कोशिश की इस हवाले से उनका, बल्कि इसमें क्रेडिट है कि जितने ओल्ड केसेस थे उन्होंने एक रेड लिस्ट जारी कर दी, उसके हवाले से काफ़ी केसेस डिसाइड हुए, इवन नीचे ट्रायल कोर्ट में भी हुए। लेकिन इसके बावजूद जो फ्रीवलेस लिटिगेशन है, जो एक आम आदमी है जो बेचारा कोर्ट में नहीं जा सकता, वो इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। क्योंकि एक जो जिस आदमी के पास पैसे हैं, यहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि इंसाफ ख़रीदा जाता है, ख़रीदा इस हवाले से जाता है कि वो मुख्तलिफ केस कर देता है उसकी फ़ाइल। और जो गरीब आदमी है उसके पास पैसे नहीं होते, वो ना तो वकील कर सकता है, ना ही जाके रोज़ाना के पेशी में पेश होके डिफरेंट तरीके से, जो भी तरीके जिनके पास पैसे होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से केसेस जो है बना के मुझे सिर्फ मैं, चूंकि प्रोग्राम का वक्त होता है काम, इसमें ज़रा वो गुफ्तगू होनी चाहिए जो लोगों के लिए नई हो, अच्छी हो। मुझे ये बताइए कि ये हम कॉन्सेप्ट कैसे लोगों का क्लियर करें कि कोई ऐसे हाथ नहीं होते, कोई थ्योरीज जो साजिश का नाम लिया जाता है नहीं होती या होती है, ये क्लियर नहीं हो रहा। अगर वजीर आज़म, मुझे मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो इस पे मैं समझता हूं बहुत ज्यादा इस पे मैं सोचने पे मजबूर हूं कि अगर वजीर आज़म नायल होते हैं तो एक तबका कहेगा कि जी फलां जगह से डायरेक्शन थी, वो जनाब हो गया, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। अगर वजीर आज़म बरी हो गया तो ये कहेंगे डील हो गई। अब ये देखा, अगर ये हमारे मुल्क में ये कब, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये जो केस पनामा वाला शुरू हुआ है इसमें यहाँ पे लोकल सतह पे नहीं था, इस पे तो ये मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है। इमरान खान साहब ने इसको इशू को लाइव रखा, इसको आप बोल रहे हैं, इसको लाइव रखा, इसमें हजारों लाखों लोग हैं, नहीं जितने भी हैं पाकिस्तान के, आप देखें पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इसको लाइव रखने वाला वाहिद आदमी है जो इमरान खान है। आप जरा इस पे भी जरा कभी गौर फरमाइएगा। मैं तो इस पे कोशिश कर रहा हूँ फरमाने के लिए, हो सकता है 5 साल बाद हम इकट्ठे हों तो एक ही बात पे हम इसरार कर रहे हों। मुझे बताइए कि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है पनामा ऑफशोर कंपनीज का,
उसमें से वही डिस्क क्यों रिलीज हुई, उसमें से वही डिस्क क्यों रिलीज हुई जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी है, अमेरिकन क्यों नहीं है, नहीं, उसमें फलाने देखें- क्यों नहीं है, उसमें ये देखें- बड़ी अहम बात है। उसमें देखें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बाकी भी थे। नहीं, मुझे पता है, बाकी लोग भी हैं, मुझे पता है लेकिन कितने हैं, लिस्ट भी लेकिन रिलीज हुई। मुझे एक अमेरिकन दिखा दें। नहीं, आप देखें अमेरिकन नहीं हो, बाकी तो है ना, इंग्लैंड में तो मुझे थे। एक कोई डच इंग्लैंड दिखा का दें। प्राइम मिनिस्टर जो है नहीं, वो था ना एक उसमें। डच दिखा, वो तो पाकिस्तान नहीं, दो चार लोग हैं पाकिस्तान जी। तो ना उसको ना यूके उसको पाकिस्तान में तो ना नहीं, शामिल मुझे करें। बताएं जरा, ये अहम बात है, ये बड़ी, ये कुछ आप छोड़ने वाली देखें- बात नहीं है। आप देखें अगर उस वो हिस्सा किया गया जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी उसमें हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्या टॉप करते पे हैं जी हैं, लिस्ट में। पाकिस्तानी क्या करते हैं, करप्शन का पैसा बाहर ले जाते बिल्कुल। हैं, वहां पे जाके वो मुख्तलिफ कंपनियां बनाते हैं। इवन इसका हमारे मतलब है, एक हमें हाई नहीं कोर्ट दर्द के सुने। हाई कोर्ट के एक जज हैं, इसका जिनका मतलब नाम ये इसमें है, शामिल आसिफ है। चीमा साहब, हम इसलिए कि हमें नहीं दर्द करप्शन का, इसका मतलब ये है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये जो रिलीज कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान का हमसे ज्यादा दर्द है। नहीं, उनको दर्द नहीं है, मेरा तो ख्याल है कि वो आई से आई थी, ये बड़ी आप अहम उसकी बात है। वेबसाइट खोलें, शमसी साहब, दर्द वाली ये- बात नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं। पूरी वर्ल्ड के जो एक लिस्ट जारी की है, पनामा के पेपर उनके हाथ है, उन्होंने पूरी इनकी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है, बाहर भी की है, ठीक। और उसके बाद उन्होंने ये एक लिस्ट नहीं, मेरा जारी ख्याल है की। कि आप शमसी साहब उस खबर को शायद बताना हाँ, नहीं चाह रहे, हाँ, बताना हाँ, नहीं चाह रहे, हाँ। बताना नहीं चाह रहे, बल्कि आप बता दें, बताना नहीं चाह ज्यादा रहे, बेहतर है, आपके दिल आपके में लिए आसानी होगी। आपके दिल में जो बात में, लेकिन ये सवाल इनका, मैं अपने सवाल बाद में आऊंगा जो मुझसे लेकिन पूछेंगे। सबूत काम करने के पैसे दिए गए मैं हैं। आपको, मैं वो जो बात आप कहना नहीं चाह रहे थे, चलिए मैं ही कह देता हूँ। वो गार्डियन टाइम की एक स्टोरी है हाँ जी। जो 2016 में आई थी कि जब ये शुरू भी नहीं हुआ था कि अमेरिका पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए बात सुने, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आइन का ओथ उठाया हुआ है और उनके मालूमात में वो चीज़ ऐसी आती है कि कोई गैर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन रहा है और वो मेरे जो खामियाँ उनको मिसयूज़ करना चाहता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर जिम्मेदारी आयद होती थी, फर्ज वो है। पार्लियामान में आकर उस चीज़ का इजहार करते। अफराज़ मंसूबी में शामिल था। अगर उन्होंने नहीं किया और वो ये कहते रहे कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो मैं समझती साहब, मैं ये समझता हूँ कि फिर उन्होंने नहीं, ये कर लेते ना जो आपने कहा है, तो शायद इस बात को हम मानने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अब वो जो भी अब वो बात करेंगे, ये पतली खबर की स्टोरी चूंकि मैंने खुद देखी है, उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर उन्होंने चीज़ों को पोशीदा रखा किसी आने वाले वक्त के लिए, मखसूस वक्त के बताने के लिए, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती की और अपने ओहदे के साथ वफा नहीं की। और वक्त गुजर जाए तो फिर क्या फायदा। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये तकरीर की, कब उन्होंने कोई जिक्र किया कि कोई साजिश हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है? बिल्कुल नहीं किया। नहीं, प्राइम एक मिनिस्टर लफ्ज़ भी कहते उन्होंने रहे। इस्तेमाल किया उस वक्त, और कौम से खिताब करते हुए भी नहीं कभी कहा। इसलिए बात यह है कि अगर कोई पहले ऐसी सूरत हाल होती, अब जब वो समझते हैं कि ये दो जजेज ने एक फ़ैसला दे दी है और अब JIT बन गई है, JIT ने भी एक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब साजिश का कहना तो वैसे ही एक नहीं, आप जैसे तो कहते हैं नहीं। आफ्टर थॉट की बात है। बेस बुनियाद की बात कर रहे हैं। आप देखें, बुनियाद को आप छोड़े, जब आप पहले शुरू से कहते ही नहीं है, ठीक। आप मानते ही नहीं है किसी अच्छा, साजिश अब हम को। दूसरी तरफ आ जाएं कि एज ए वकील आप मुझे बताएं, मैं अब्दुल्ला मलिक साहब पे भी ये सवाल करूंगा कि फैसला चाहे जो भी आए, क्योंकि ये जजेस की स्वाबदीदा, अब हम इस पे नहीं, उसमें रिव्यू में जाने के क्या आप समझते हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा जी फैसला मनो अन तस्लीम करेंगे और हम कानूनी मामलात में जो है अपने सारे जो हमें हैं इश्यूज उस पर हम जाएंगे। अब देखिए, जो मेन फैसला था जिसमें JIT बनी या दो जजेस ने फैसला दिया, उन्होंने फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, सीनियर जजेस हैं वो, उन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दिया। ठीक। और बाकी जो 3 जजेस थे, उन्होंने कहा कि हम इस सूरत हाल में इस हद तक इनके साथ हैं, लेकिन ये है कि हम JIT चाहते हैं कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ठीक। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तमाम रिकॉर्ड जजेस के पास चला गया, और अब जो फैसला है उसको किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी पार्टी ने रिव्यू नहीं किया जो पहले फैसला आया। नहीं, अब है, अब देखिए ना, अब जो दोबारा सकते हैं। अब कर सकते हैं अभी, लेकिन अब दोबारा फैसला आएगा तो उसमें कर फिर सकते अच्छा हैं। इसी बेंच के सामने होगा जी, इसी बेंच, बल्कि 5 जजेस का वो जी। होगा। अब्दुल्ला मलिक क्योंकि वो साहब, फैसला होगा 5 ये जजेस। रिव्यू इसका होगा या नहीं होगा? देखें, आसिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा और आपका सवाल बड़ा वैलिड है। आइन के आर्टिकल 188 में तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर हैं कि वो अपने फैसले को खुद भी रिव्यू कर सकती है, और कोई पार्टी, एग्रीड पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नया बेंच बनाओ जाती है रिव्यू में, जरा नया बनेगा तो वो रिव्यू के लिए जा सकती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके वकला, अब तो हम तो इतने सीनियर वकील नहीं हैं, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के पे लिए बात सेम करने बेंच वाले होता है, दूसरे में नहीं अच्छा, नहीं, वही होता है। वही होता है। वही बेंच सुनता है जिसने पहले सुन रखा हो, और उसके लिए शायद आपके पास कोई ऐसे शवाहिद हों। मेरा ख्याल है जब ये फैसला आया था तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिव्यू के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि जो उनके खिलाफ कलमात अदा किए गए,
तो बनता तो यही था, पता नहीं किस मसलत की खातिर अगर वो नहीं गए, लेकिन यह कि इस फैसले के खिलाफ आर्टिकल 10A में उनका राइट है, वो जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अपना केस लड़ा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कम लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने अखलाकियात को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए जिन लोगों से वो केस लड़वाया, हम ये समझते हैं कि न्यूट्रल राय दे रहा हूं, हम ये समझते हैं कि उन लोगों का जो कुछ उन्होंने कहा वो उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने इमरान खान को मुलायम किया तो लोग समझते हैं कि इमरान खान चूंकि करप्शन के खिलाफ गया हुआ है तो लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, फिर लोग समझते हैं कि कोई आए कोई जाए, हमें क्या पड़ा। अब तीसरी अहम बात हमारा क्या होगा, मैं ब्रेक के बाद आता हूं जी, छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि एक बहुत सीनियर वकील हैं, उनसे मेरी जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी 75% जो JIT के इल्जामात हैं उनके ऊपर वजीर आजम और उनके बच्चों के वकला ने डिस्प्यूट ही नहीं किया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वकील होता किस लिए है, वो अपने मुवक्किल की सफाई देने के लिए होता है और उसको क्लियर कराने के लिए होता है। यहां पे वो आर्गुमेंट्स उस तरह से नहीं दिए गए, कोई मजा नहीं आया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे थे जी। अब्दुल्ला मलिक साहब, आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है कि 75% बातों पे डिस्प्यूट ही नहीं किया इनके वकला ने? मैं वही कहा ना कि सारा फोकस ये रहा कि जो वजीर आजम खुद भी कहते हैं कि इसमें मैंने क्या करप्शन किया, सारा फोकस ये रहा कि जो मरकजियत का मंबा है वो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि उन पर कोई चीज आने ना दी जाए, उनके ओहदे पर, उनके अपने एक्ट पर, बीइंग ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर के, उनको कहा जाए कि ये इनोसेंट है। अगर कोई अक्रॉस दी बॉर्डर कोई चीजें हो रही हैं, आउट ऑफ बॉक्स हो रही हैं, तो वो उनके जिम्मेदार वजीर आजम नहीं है। उनकी फैमिली के जो कि बच्चे अडल्ट हो चुके हैं, उनके जो कारोबार के अपने अमल के वो खुद जिम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं था, चूंकि सारी की सारी चीजें एक खानदान के गिर्द घूमती हैं। जब खानदान की चीजें गिर्द घूमती हैं तो उनमें सारे माली मामलात आते हैं। अब देखना, जब आप अब इसमें जो फोकस चीज नजर आ रही है वो है मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स और जो मनी मैटर्स हैं। अगर मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मॉरली मुझे जो हमारे लॉज हैं उसमें जो स्पाउस हैं जो बालिग नहीं है उनकी चीजें अपने डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। अब चूंकि ये मुकदमा बैक से शुरू हुआ है तो शायद उस वक्त ये चीजें वो लिखना भूल गए होंगे, और वैसे भी कोई शख्स इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि वो सारी चीजें जांचे, उसका वकील ही करता है। शायद वकील को ये चीजें ना बताई गई हों, लेकिन ये सारी की सारी जो ना सेइंग है, सारी सारी सेइंग है। अब चीजें आ गई हैं कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं तो आपसे कहीं कुताही हुई है, दीदा दनिस्ता या गैर दनिस्ता या ऐसी चीजें बनी हैं, तो अब आप पे उसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है। अब वजीर आजम ने क्या गलत किया, जिसने उनको गलत मशवरा दिया? पहली बात तो यह है कि आपके दोस्त ने, जो पहले मैं प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जो हुसैन नवाज का जो जवेद चौधरी परवेज रशीद साहब, हाँ, वो नहीं करवाना चाहिए था। आपके और मेरे खास दोस्त, मैं तो एहतराम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पार्लियामान के फ्लोर पर वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमसे मुराद है कि मेरा पूरा ख़ानदान, उन्होंने उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और फिर वो जो स्पीकर को कहा जी मेरे पास कागजात हैं, पूरी मनी ट्रेल है। तो मेरा ख्याल है इतनी क्लैरिटी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो खिताब नहीं करना चाहिए था। अगर खिताब करना भी चाहिए था, वो कहते हैं कि मैं बतौर वज़ीर आज़म अपने आप को सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अगर मुझे एहतसाब के लिए अपना ये ऑफिस जो है ना कुछ दिनों के लिए छोड़ने में ये उनके खाते में जाती, और शायद गुडविल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस। अच्छा सीमा साहब, इस बात से कितना एग्री करती हैं आप? नहीं, मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इन्होंने जो बात की ना कि नवाज शरीफ जो है वो यानी अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था, टोटली डिसएग्री हूं। वजह क्या है कि देखिए 3 ऑफशोर कंपनीज का उन पर ब्लेम था, ठीक, निकली कितनी 5, यानी हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा। उसके बाद नहीं, लेकिन दुबई वाली ऑफशोर कंपनी नहीं है। अच्छा नहीं, मेरी बात नहीं है, तो पनामा का है ना, हमारा तो है ही नहीं। दूसरी बात आप सुने कि अकामा सबसे बड़ा मुजरिम मैं समझती हूँ कि वो इस चीज पर साबित होते हैं। 10,000 दिरहम वो ले रहे हैं, अकामा उन्होंने लिया हुआ है, कोई पाकिस्तान में इसकी डिक्लेरेशन नहीं है, कोई उन्होंने नहीं बताया पनामा में कि मेरे इलेक्शन कमीशन में कि भाई मेरे कितने असासे हैं, वो मेफेयर फ्लैट्स हैं तो वो छुपाए हुए हैं।
उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात, मैं शमसी साहब यहाँ एक और बात करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सर्कल में पनामा के JIT के थ्रू सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, बहुत सारे और मगरमच्छ फंसने वाले हैं। अभी आप देखिए, मैं समझती हूँ जफर एजाजी की कल गिरफ्तारी जो है वो बारिश का पहला कतरा था PTI के लिए। दूसरे नंबर पर आप देखिए इसहाक डार, आप जिनको डालर साहब कतरे तो कहते हैं, बहुत शर्जील मेमन का भी कतरा था, वो उससे पहले उजैर नहीं, बलोच नहीं, का, JIT की उससे मैं बात पहले कर रही हूं। आसम, मैं ये JIT की सब बात कर रही JITs हूं। बनी है। देखिए शमसी जी, साहब जो देखें, इस पर- इस वक्त शमसी सुप्रीम साहब हम कोर्ट तो में हर जैसे जुमरात पनामा का- हर जुमरात को एक रैली निकालते हैं जिसमें वजीर आजम से कहते हैं कि इस्तीफा दे दें। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमसे ज्यादा वजीर आजम को क्रिटिक है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में जितनी पब्लिक प्रो बोनो हमने रिटे किए हैं और हर इशू पे ठीक किए है, हैं। सीमा साहब हर को जगह बात पे- कर लेने में, हाँ, वरना इन्होंने- एक बात, आखिरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान पर जो है ना लफ्जों की करप्शन का है, मनी करप्शन का उन पे वो कोई चार्ज नहीं है। सदके शाबाश, ये बहुत fact है, जबरदस्त बात की fact दुल्ला है, साहब fact है, आपने। fact है, क्या fact बात है आपकी, है, सुप्रीम fact है, कोर्ट में fact है। ये प्रूफ जो दिए गए हैं, क्या ये PTI नहीं दिए या पब्लिक में से किसी XYZ ने उठा के दे प्रूफ दिए? तो कोई आया ही नहीं अभी तक, कमाल ये तो कर- एक वक्त साबित करेगा। मेरी बात सुनिए ये- शमसी साहब, एक बात सुनिए, 5 सालों में इसहाक डार ने 5 उनसे कह रहा है ना, झूठ बोला है। 5 सालों हाँ, में ये बात, 9 मिलियन झूठ बोला है, ये बात। अदालत में झूठ बोला है। समझ नहीं आ रही लोगों को इस हाँ, बात ये की। बात समझ। ये झूठ बोलने की बात है। देखिए जी, बात सुने, ये प्रूफ जो जितने भी आए हैं उनके फोरेंसिक लेबोरेटरीज की तरफ से आए हैं, ये कोई पाकिस्तान के किसी इदारे ने नहीं दिए जो उनके इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन ये वजीर आजम उन्होंने के खिलाफ नहीं है ना। मेरे भाई, वो वजीर आजम के खिलाफ नहीं है, इसहाक डार के खिलाफ नहीं है, किसके खिलाफ नहीं है? जो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल पूछते हुए 1 साल हो गया, सिर्फ इस एक सवाल का जवाब आप बता दें क्या आया कि मनी ट्रेल दिखा दें। आप 2 दिन पहले जस्टिस साहब की बयान दे रहे हैं, जस्टिस साहब ने इस हद तक यार अब तो दे दो, यानी इस हद तक हमारे जज साहब ने रिक्वेस्ट की, मगर इस एक सवाल का जवाब 1 साल में ठीक हो नहीं गया। आया अच्छा, कि मनी ट्रेल दिखा दें आप। आसिफ चीमा साहब, 4 ये फ्लैटों बात तो की- दुरुस्त है, मनी ट्रेल नहीं दी नहीं गई। है। हुसैन नवाज, हसन नवाज ने काफी मतलब उनको टाइम भी मिला, उस तरह से क्लियर नहीं हुए वो जिस तरह होना चाहिए था कि ये हमारा वालिद से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अदालत आलिया ने यह भी कहा, अदालत उज़्मा ने यह भी कहा, सबसे सुप्रीम अदालत है पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि वजीर आजम की किसी किस्म की कोई करप्शन, जो अब्दुल्ला मलिक ने कहा, कोई कनेक्शन नहीं मिला, कोई उनके नाजायज इख्तियारात जो उन्होंने अपने इस्तेमाल किए हों, वजारत उज़्मा का जो मनसब है वो भी नहीं मिला। हाँ, हम नाअहली का जरूर सोचेंगे, गौर करेंगे, अगर कोई कनेक्शन मिल जाता है तो। आप देखें जो मनी ट्रेल है, जो आपने फ्लैट्स वहाँ पे खरीदे हैं, यही करप्शन के पैसे हैं, और क्या करप्शन होती है? इसके अलावा क्या सबूत होना है करप्शन का? जी, इसके अलावा क्या करप्शन हो सकती है? जब आपने वहाँ पे फ्लैट खरीदे, उस वक्त बच्चों की उम्र कम उम्र थे, वो तो ख़रीद नहीं सकते थे, और जब आपने खुद ख़रीदे हैं तो आप साबित करें आपने कहाँ से ख़रीदे हैं। ये मलिक साहब भी कह रहे हैं करप्शन नहीं, यही तो करप्शन है। ये हर हवाले से क्लियर कट एक करप्शन है, करप्शन का केस है। ये कहना कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन का केस की है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जो मनी ट्रेल है जो आप मानते हैं। अच्छा नहीं, एक और मेरे- हम थोड़ा सा उलट देखें। ठहरे, अब्दुल्ला मलिक आप साहब, देखिए ना, आप देखिए, हम थोड़ा आप उलट देखिए, देखें। जब आप फ्लैट्स ये खरीदते हैं- नाज़रीन के लिए मैं एक सवाल कर रहा हूं। नाज़रीन के लिए अगर 1 मिनट, खास 1 मिनट के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अदालत कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने झूठ बोला हाँ। कि ये बच्चों के हैं, ठीक। तो बच्चों की मनी ट्रेल आप साबित नहीं कर पाए। हाँ। जब बच्चों तो की फिर किसके मनी हैं? ट्रेल मेरा प्राइम मिनिस्टर ही हुए ना, बच्चों के नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर से अच्छा, मुझे बच्चों बताएं कि एक आखिरी शख्स- कहना देना, एक शख्स- अगर बच्चों की शमसी साहब, एक सवाल। और सुन ले, बच्चों की अगर मनी ट्रेल साबित नहीं हुई तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ये अब आपकी जिम्मेदारी है, वे सारे का सारा खेल आप पे मुनसर होता चलिए है। जी, मैं लिहाजा आपकी आपने बात मान झूठ लेती बोला, हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस सिमरे में ला रहे ठीक है। हैं शमसी साहब, कि अगर मुझे आपने एक सवाल गलत है। नहीं यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं आपसे मुझे सवाल बताएं कि है। अगर एक शख्स कहता है जी मैंने उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने कत्ल किया, ठीक है, अब वो कहता है जी कत्ल तो हुआ है लेकिन मैंने नहीं किया, अदालत कहती है जी तू सबूत ले आके मैं कत्ल नहीं किया, वो अदालत से कहता है जी मेरे खिलाफ सबूत दें कि जी मैंने कत्ल किया है, उसके लिए शहादतें जमा होंगी, उसके लिए JIT जैसी कोई या असल में वो तफ्तीशी- डिफरेंट है, नहीं, लेकिन मैं ऐसी एक हमेशा सवाल- बात शमसी सामने साहब, नहीं, मैं आपको इसका बताता हूं, जवाब हमेशा जो आसिफ साहब से बेनिफिशरी है ले ना, लें। जो बेनिफिशरी है, जिसके पास पैसे हैं, जिसने उसमें साबित करना है कि मेरे पैसे हैं। ये अच्छा, नहीं, यहाँ पे beneficiary- कौम कंफ्यूज है। नहीं, ये बेनिफिशियरी ये अहम आप बात है। देखिए, जीमा साहब, यहाँ पे यहाँ फ्लैट्स यहाँ जो पे है, कौम कंफ्यूज है। नहीं, यहाँ पे आप देखिए जो फ्लैट्स हैं वो एडमिटेडली इनके हैं, कोई तो नहीं अभी कहता कि इनके नहीं हैं। हर एक मानता है कि फ्लैट्स मियां नवाज शरीफ साहब के हैं,
इनकी फैमिली के हैं, इनके बच्चों के। ठीक है। अगर ये साबित कर देते हैं, नवाज शरीफ अगर कहता है बच्चों कि ने नहीं है मेरे, एक जी। मिनट, तो अब हमें तो साबित करना है, हमारी जीआईटी ने साबित करना है, कोई ऐसा सबूत तो देना है कि वजीर आजम साहब तुम झूठ बोल रहे शम्सी थे। साहब, आप वो देखिए, सवाल वो नहीं, मानते प्लीज, हैं आसिफ हमारे। साहब, मैं एक सवाल करती हूँ आप तीनों से, प्लीज उसका ऑन एयर जवाब दीजिए मुझे। तीनों से आपसे सवाल है, आप तीनों में से एक बंदा उसका जवाब दे दे। 62, 63 आर्टिकल के तहत जब नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि मेरे पास मनी ट्रेल मौजूद है, जिस वक्त आप कहेंगे मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दूंगा, बिल्कुल। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे तो दें पहले कि इस बात है कि वैलिड है जी, सुने, आप- अब इस पे ना ठहरे, मैं देने दे रहा हूं, पहले मैं बात- दे रहा हूं बात- जवाब। पहले तो आप इस पे ना उनको कन्विक्ट करवाए ना, इस पे सजा हो उनको, ये- उसके बाद वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होते हैं। बिल्कुल आप होते देखिए, ही ये हैं। ऐसा है जी। 13 सवालात में से ये भी सवाल है। जो शम्सी कोर्ट साहब, में जाते हैं एक ना, मिनट। उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जब कन्विक्शन होगी उसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक। लेकिन नाअहली के लिए ये बात है। एविडेंस की जरूरत नहीं ये है। अहम बात है। एविडेंस के इसकी एविडेंस क्योंकि ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड बिल्कुल फैक्ट्स ठीक में है, मौजूद हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं जी है। अब्दुल्ला देखिए, आर्टिकल 62F यही है कि आपने झूठ बोला, आपने मिसलीडिंग किया, लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हम उसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की थी पार्लियामान के फ्लोर पर, शायद उन्होंने अपनी क्लैरिटी लिए की होती, लेकिन वही स्पीच आज उनके गले पड़ गई। पड़ गई कि अदालत कह रही है कि आपने जब स्पीकर को एड्रेस किया तो मीन कि आप स्पीकर को कह रहे हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको दे देता हूं, आप इसकी फिर कहते हैं कि शायद स्पीकर को दी थी। आप देखें ना, बात सुने, हमारा सीमा साहब, आप अब्दुल्ला में आपको बात क्यों नहीं करने आप देते? हमारा और आप इसलिए कि उनकी लॉजिक बेकार है। नहीं, लेकिन आप गलत कह रही हैं। लॉजिक, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान पर ये कोई मनी वाला नहीं जा रहा, ये उनको जा रहा है कि मोरालिटी वाले में, ठीक। कि वजीर आजम पाकिस्तान ये ने बात, आइन का ओथ उठा रखा है, बल्कि और उस- आइन के ओथ के तहत वजीर आजम पाकिस्तान और ने वजीर आजम के कहे हुए अल्फाज की बहुत कीमत होती है। बिल्कुल कीमत होती है। एक मिनट, बल्कि मैं एक एक सेकंड से मुझे ये था कि उसी दिन जब सलमान असलम भट्ट ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी पार्लियामेंट में वो सियासी थी, ठीक, उसी बहुत दिन मेरे शुक्रिया, एक प्रोग्राम में सीमा मैंने यहाँ साहब, कहा था। आसिफ चीमा साहब, जनाब मोहतरम अब्दुल्ला मलिक साहब, यही तो बार रोना है, यही तो मेरे तहफ्फुजात हैं कि सीमा साहिबा इस बात पे मुसर हैं कि जी इनको हर सूरत नाहल होना चाहिए, और कोई दूसरा शायद इस बात पे है कि जी नाहल नहीं होना चाहिए। फिर मिसाली क्या होगा, ये अवाम को मैं सवाल छोड़ता हूं। कोशिश हमने की है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। जवाद शम्सी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।